नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिनव तोषांशु पांडे और स्वागत है आप सभी का फोटोन और ज्ञानदा की कंबाइंड एफर्ट टीम से। तो आज हमारी डिस्कशन का टॉपिक क्या है? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो आपका चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th की चैप्टर नंबर 4 का ये हिस्सा है। एक छोटा सा वीडियो जिसमें आपको एक लंबे चौड़े प्रोसेस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को पेन कॉपी उठा लेना है और उसके बाद में जो चीज़ें हैं जो है हम डिस्कस करने वाले हैं, मैं कोशिश करूँगा कि इसमें ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हो जो ईज़िली याद रह जाएँ। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक करके सारी चीज़ें समझेंगे। हम सबसे पहले समझते हैं कि आज जो है ये डिस्कशन जाएगा कहाँ। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ हम देख रहे हैं ये इतना बड़ा लैंड और इसमें जो ये आपको रिजेस नज़र आ रही हैं, ये दिस इज़ अ प्लेस विच इज़ एक्चुअली अ माइन। यहाँ ये लोहे की खदानें हैं। जैसे कि अगर हम छत्तीसगढ़ में बात करेंगे तो कहाँ हैं? छत्तीसगढ़ में बैलाडीला में ये लोहे की खदानें हैं। इसी तरीके से आपको कोयला मिलेगा ज़मीन से। यहाँ पर जो है आप क्या देख रहे हैं, ये खदानों के अंदर भाई दो टाइप की खदानें होती हैं। एक तो ओपन खदानें जैसे कि हम लोगों ने पहला देखा, और दूसरा कि आप ऊपर से मिट्टी हटाने की बजाय अंदर ही अंदर सुरंगें जैसे खोद खोद के जैसे कोयला निकाला जाता है। तो यहाँ पर ये सारे जो है कंटेनर्स हैं जो अंदर से खोदे हुए कोयले को बाहर लेके आएंगे या जो भी अंदर से मिनरल निकल रहा है, ये उसके एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये मिनरल होता क्या है और इनका और से क्या कनेक्शन है। माइनिंग का मतलब होता है खोदना, और जब हम चीज़ों की खुदाई करते हैं, ज़मीन के अंदर से चीज़ें निकालते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीज़ें निकल सकती हैं? भाई मान लीजिए मैंने अपने घर के पास में कुआं खोदना चालू किया। मेरा पर्पस क्या था? आई वॉन्टेड टू सप्लाई अनइंटरप्टेड वाटर टू माई हाउस। अब ऐसी स्थिति में मैंने क्या किया कि खुदाई की, वहाँ से मैंने निकाला पत्थर आएंगे, मिट्टी आएगी, उसके बाद में हो सकता है कि पुरानी दबी हुई चीज़ें, कुछ पेड़ के जो है अवशेष, ये सारी चीज़ें निकल जाए। गहराई बढ़ने के साथ साथ पत्थरों का जो अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा। यहाँ कुछ वैल्यूएबल चीज़ें भी निकल सकती हैं, और उन्हीं में से जब हम एक पर्टिकुलर एम लेके करें खुदाई, जैसे कि हमें क्या चाहिए, अंदर से आयरन चाहिए, अंदर से कॉपर चाहिए, अंदर से एल्यूमिनियम चाहिए, या अंदर से कोयला चाहिए। तो ये सारी जगहों में जब हम ज़मीन में खुदाई कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, उससे जो निकला वो क्या है? मिनरल है। अब ये मिनरल, इसके बाद में जो है और में क्या डिफरेंस है? तो एक मिनरल के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? पहला है कि वो उसके अंदर धूल मिट्टी होगी, डर्ट होगा, उसके अंदर पत्थर होंगे, रॉक्स होंगे, उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग टाइप की इम्प्योरिटीज़ होंगी, और फाइनली व्हाट वी वांट कि हमको मेटल चाहिए तो उसके अंदर से मेटल निकलेगा। अब ये इतनी सारी चीज़ों में हमारे इंटरेस्ट की क्या चीज़ है? ऑब्वियसली मेटल। तो जब हम मेटल निकालने के लिए काम कर रहे हैं तो वो मिनरल का वो वाला पार्ट जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल यानी कि हमको जो चाहिए वो ज़्यादा है, इसको हम क्या बोलेंगे? ओर बोलेंगे। अच्छा, अगर भाई जैसे कि हम लोगों ने आयरन की बात की, अब आयरन आपको यहाँ देख रहे हैं आप, ये क्या है? ये है लाल भाजी, छत्तीसगढ़ी में लाल भाजी, इस पर ये फिर, और ये क्या है भाई? ये जो है एक पत्थर है जिसमें से आयरन निकलता है। अब ये समझिए कि इस पत्थर से या इस लाल भाजी से, दोनों से हमको आयरन मिल सकता है। तो क्या हम अपने घर जो रॉड्स डाल रहे हैं उनके लिए ये प्रेफर कर सकते हैं? इज़ दैट अ फीजिबल ऑप्शन कि आप देश भर से लाल भाजी इकट्ठी करेंगे और उसमें से निकलने वाले आयरन को अगर इकट्ठा कर भी लेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक बाल्टी बना पाएंगे? मतलब ये है कि यहाँ पर भी आयरन अवेलेबल तो है लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। हमको क्या चाहिए? ज़्यादा क्वांटिटी में। और वो ज़्यादा क्वांटिटी की जब मतलब मेटल मिलने लगेंगे तो वो किसी स्पेसिफिक जगह से मिलेंगे, वो स्पेसिफिक मिनरल जिसमें हम मेटल का एक्सट्रैक्शन प्रॉफिट के साथ कर सकते हैं। मार्केट में आपने जब रॉड का पता किया तो 3900 रुपीज़ पर क्विंटल में आपको जो है आयरन मिल जाता है प्रोसेसिंग के बाद। अब अगर आपके मिनरल में आयरन आपको 1000 रुपये में 1 किलो मिलने लगे, क्योंकि अब भाजी से निकालेंगे तो वैसा ही होगा, तो क्या इससे आपको कभी प्रॉफिट हो पाएगा? नहीं। तो और क्या है? और वो मिनरल है जिससे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ईजी हो जाता है, एज वेल एज
प्रॉफिटेबल हो जाता है। तो ये चीज़ें समझने के बाद में अब अगली बात क्या है, तो अगली चीज़ जो हम लोगों को डिस्कस करनी चाहिए वो ये है कि ओर, जैसे कि आयरन का ओर। अच्छा, आयरन के लिए जो है हम सिंबल क्या यूज़ करते हैं, आयरन के लिए हमारा सिंबल है Fe, आयरन। ये आयरन का ओर हमको मिलता है हेमेटाइट से, मैग्नेटाइट से, लिमोनाइट से और उसके बाद में सेडराइट से। ये सारे के सारे मिनरल्स हैं जिनसे हमको, या ओर्स हैं जिनसे हमको क्या मिलता है, आयरन मिलता है। अब हमको जो है क्या, इसके अलावा ये छोटे छोटे और भी ओर्स हैं जिनसे हमको आयरन मिलता है। हम लोगों ने ये पेज यहाँ क्यों रखा है, क्योंकि दो टाइप के क्वेश्चंस हमारे सामने आ सकते हैं। पहला, आप आयरन के 4 ओर्स के नाम बता दीजिए, और दूसरा क्वेश्चन कि ये जो जैसे एंकेराइट है, एंकेराइट किसका ओर है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम या फिर कोल। तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, इसलिए इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। तो क्या हम सिर्फ आयरन की बात करेंगे, तो नहीं, हम तो सारे मेटल्स की बात कर रहे हैं। तो हमारा अगला मेटल कौन सा है, हमारा अगला मेटल है कॉपर। और कॉपर के मेटल में जो है देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ फॉर्मूलाज भी दिए हुए हैं और इनके सारे के नाम हैं मैलेकाइट, एजुराइट, क्यूप्रिट, उसके बाद में क्रायो सोकोला, चाल्कोलाइट। ये सारे के सारे जो है ये ओर्स हैं जिनमें से हम प्रॉफिटेबली कॉपर एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। अब इनमें से आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी एनसीईआरटी में जितने भी आयरन के ओर्स नाम दिए हुए हैं उनको याद रखना चाहिए, एज वेल एज उनकी क्वालिटी में भी आपको ये याद रहना चाहिए कि किसकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है, किसकी क्वालिटी 2nd ग्रेड, किसकी क्वालिटी 3rd ग्रेड है। वैसे अब आपसे पूछा जाए कि क्या छत्तीसगढ़ में आयरन मिलता है, देन वी से यस। अच्छा, सबसे बड़ी इंडस्ट्री छत्तीसगढ़ में आयरन की कहाँ है, दुर्ग में है, भिलाई स्टील प्लांट। अब इसको सप्लाई करने वाली माइंस कहाँ हैं, ये भी जानना हमारे लिए काम की चीज़ होगी। सो वी विल लर्न अबाउट दैट ऑल्सो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कोर क्या है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बॉक्साइट से निकलता है, कोरंडम से निकलता है और क्रायोलाइट से निकलता है। अब मैंने यहाँ पे बहुत सारे जेमस्टोन्स लगा के रखे हैं। आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादातर महंगे वाले जो जेमस्टोन्स आते हैं मार्केट में वो एक्चुअली में एल्यूमिनियम के ओर्स होते हैं। तो एल्यूमिनियम के जो है जो जितने भी माइंस होते हैं वहाँ पे हमको बॉक्साइट जैसे ओर तो मिलते ही हैं जहाँ से हम अपने जनरल यूज़ के लिए एल्यूमिनियम निकालते हैं। उसके साथ साथ कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमको स्टोन्स ऐसे मिलते हैं, ये ज्वेल स्टोन्स हैं जिनके थ्रू जो है आप डेकोरेशन का काम कर सकते हैं या ऑर्नामेंट्स में लगा सकते हैं। ऐसे स्टोन्स में ज़्यादातर कंपाउंड किसके हैं, एल्यूमिनियम के। अब अगली बात करते हैं। तो अगली बात क्या है, यहाँ देखते हैं कि अगर हमारे पास में और आ भी गया, मान लेते हैं कि हमको पता चला कि भाई हमारे घर के अंदर की सारी मिट्टी खोदने के बाद में यहाँ ह्यूज अमाउंट ऑफ आयरन अवेलेबल है, तो क्या आपको उससे कोई फ़ायदा होने वाला है? अगर आप उस ओर को मेटल बनाना नहीं जानते तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेटल बनाने के लिए कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे, जैसे एल्यूमिनियम है, आयरन है या फिर कॉपर है, ये सारे के सारे जब ओर फॉर्म में ज़मीन के अंदर दबे हुए होते हैं तो बाल्टी आपको अंदर नहीं मिलने वाली है, या आपको वहाँ आयरन बार या डंबल्स नहीं मिलेंगे। तो क्या मिलेगा, वहाँ मिलेंगे भारी भारी बड़े बड़े पत्थर, जिसके साथ में मेटल एज वेल एज इम्प्योरिटी, ये दोनों चीज़ें रहने वाली हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्रशिंग करेंगे। क्रश करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ग्राइंड करना, उसके छोटे छोटे टुकड़े करना, उसका पाउडर बना देना, ताकि उसमें से अलग अलग चीज़ों को अलग अलग किया जा सके। आपको अखरोट मिला, यू विल क्रश इट, अंदर से उसका जो अखरोट का मेन पार्ट है आप निकालेंगे, छिलका फेंक देंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं भाई, ये क्रशिंग करने के बाद में सिर्फ वो छोटे टुकड़ों में बटा है, लेकिन अभी भी उसमें इम्प्योरिटीज़ तो बिल्कुल उतनी ही है जितनी पहले खोद के निकाले थे। तो नेक्स्ट काम होगा हमारा कॉन्सेंट्रेशन का। कॉन्सेंट्रेशन के बाद क्या करेंगे, हम कॉन्सेंट्रेशन करने के बाद में अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ को, जिसको हम फिजिकल मेथड्स के थ्रू निकाल सकते हैं, जहाँ कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ फिजिकल मेथड्स के थ्रू
हम कॉन्सेंट्रेशन करते हैं और उसके बाद में उसको केमिकल मेथड से और ज़्यादा रिफाइन करते हैं, दैट इज कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड। एक बार ये रिफाइनिंग प्रोसेस हो जाए देन वी रिड्यूस इट और उसके बाद में उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो आइए एक एक करके सीखेंगे कि ये सारे के सारे स्टेप्स किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। आइए, तो सबसे पहली बात क्या है, देखो भाई ये है क्रशिंग, ये बड़ी सी बेल्ट है और इस बेल्ट में क्या हो रहा है कि वो उस जगह में हो सकता है कि उस मेटल को तोड़ने का काम किया जा रहा था और तोड़ तोड़ के उसके छोटे छोटे पीसेस बना के अब यहाँ बड़ा सा ढेर लगाया जा रहा है। तो ये काम हमारा क्रशिंग का हो रहा है, इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं। एक बार क्रशिंग का प्रोसेस हो गया, फिर हम आगे क्या करेंगे, आगे हम करेंगे कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये होता है कि अभी जो हमारे पास में फाइन ग्रेवल्स यानी या फिर पाउडर हमको मिल गया, जो उसमें हमारे पास मेटल का मतलब ओर में से हम लोगों ने टुकड़े किए, अब उसमें मेटल भी है, उसमें इम्प्योरिटीज़ भी है, उसमें मिट्टी भी है, उसमें रेत भी है। इन सारी चीज़ों में से हमको सिर्फ मेटल से मतलब है, हमको सिर्फ मेटल में इंटरेस्ट है, तो बाकी सारी चीज़ें हम वहाँ से हटाएंगे और मेटल को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इसके लिए प्रोसेस क्या क्या है, एक तो है ग्रेविटी सेपरेशन। यहाँ पे ग्रेविटी यूज़ करते हैं, उसको वॉशिंग करते हैं और उससे सेपरेट हो जाता है। ये प्रोसेस हम लोगों ने अपने आसपास घरों में यूज़ होते हुए भी देखा है, वी विल लर्न अबाउट दैट। उसके बाद में दूसरा प्रोसेस है मैग्नेटिक सेपरेशन। ऐसे क्या कहना चाहिए, ओर्स जिसमें या तो इम्प्योरिटी या तो फिर हमारा मेटल, दोनों में से कोई एक अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का है, देन वी विल यूज़ मैग्नेटिक सेपरेशन। देन वी कम अक्रॉस फ्रॉथ फ्लोटेशन। फ्रॉथ का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप कपड़े धोने के लिए क्या यूज़ करते हैं, वॉशिंग पाउडर यूज़ करते हैं और उससे बनती है मस्त वाली झाग, और इस झाग में आप जितनी भी आपके कपड़े की गंदगी होती है वो झाग में फंस के निकल जाती है और आपके कपड़े साफ़ हो जाते हैं। द सेम वे हम या तो जो है भाई यहाँ पर सल्फाइड जितने भी ओर्स होते हैं उनको यूजुअली यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, या तो इम्प्योरिटी या तो फिर जो हमारा मेटल है वो झाग के फॉर्म में अलग हो जाएगा और उसके बाद में उसको हम आगे प्रोसेस में डाल सकेंगे। नेक्स्ट है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम क्या करेंगे, चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्रेविटी सेपरेशन। अब एक ग्रेविटी सेपरेशन में जो है हम क्या कर रहे हैं, ये एक स्लाइड वाला, हम एक ऐसा सरफेस ले लेते हैं जो कि जिसमें जो है एक स्लाइड है, जैसे कि इस तरीके का कोई स्लाइड होगा, और इस स्लाइड में जो है हम क्या करेंगे कि इसमें मेटल को इस तरीके से खांचे बने होंगे, जैसे कि भाई इसमें ऐसे खांचे बने होंगे और इन खांचों में जो है हम क्या करेंगे, यहाँ से मेटल और उसके साथ साथ बहुत सारा पानी फोर्स के साथ बहाएंगे। अब क्या होगा कि ये जो हमारा मेटल है ये तो है बहुत ज़्यादा डेंस या कि भारी है, तो भारी होने के कारण ये जो खांचे बने हुए हैं वहाँ पर मेटल रुक जाएगा और इम्प्योरिटी जो पानी के साथ में धुल सकती है वो धुल के बाहर निकल जाएगी। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको मेटल मिल जाएगा, इम्प्योरिटीज़ तो पानी के साथ में बह गई। अच्छा, और क्या क्या हम लोगों ने ये सारी चीज़ें अपने आसपास होते हुए देखी हैं। यस, हम ग्रेविटी सेपरेशन का यूज़ धान के की सफाई के लिए भी करते हैं। यहाँ ये लेडी क्या कर रही हैं, भाई पीछे पंखा बड़ा वाला लगा देंगे और उसके बाद में धान को ऐसे उठा के ऊपर से नीचे गिराएंगे। धान भारी है तो यहाँ धान का ढेर लगेगा और उसका भूसा जो हवा में उड़ सकता है वो दूर जाके इकट्ठा हो जाएगा। तो ग्रेविटी सेपरेशन कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो है उसको मेटल्स के साथ में ही करें, हम ग्रेविटी सेपरेशन अपने घर के आसपास लगभग हर रोज़ होते हुए देखते हैं। अगली बात क्या है, अगली बात है ये, अब यहाँ पर मैग्नेटिक सेपरेशन हो रहा है भैया। अब मैग्नेटिक सेपरेशन में आप ये देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे पूरा जो हम लोगों ने क्या किया था, क्रशिंग करके रखा था पाउडर, उस क्रशिंग वाले पाउडर में से मेटल वाली चीज़ें ऐसे उठा के लेके जा रहे हैं। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो अब आयरन को आपको अगर कॉन्सेंट्रेट करना है तो आप क्या करोगे, आयरन को अगर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है तो आप उसके जो ओर हैं उसको क्रश करने के बाद में ऐसी जगह ले जाकर छोड़ दोगे कि आयरन मेटल के साथ मतलब मैग्नेट के साथ चिपक जाए और बाकी इम्प्योरिटी धुल जाए। तो ये जो है एक तरीका हो सकता है। ये हमारा दूसरा तरीका है फ्रॉथ फ्लोटेशन। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये जो है झाग जैसा दिखाई दे रहा है। अब ये झाग जैसा जो दिखाई दे रहा है, जो स्पेसिफिकली जो है जो सल्फाइड के ओर्स होते हैं उनमें क्या प्रॉपर्टी होती है कि सल्फाइड ओर्स जो है वो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं।
और इम्प्योरिटीज़ होती हैं हाइड्रोफिलिक नेचर की। अभी हाइड्रोफोबिक क्या है और हाइड्रोफिलिक क्या है ये हमको समझना है। जैसे हम लोग मोबाइल में जनरली कुछ स्पेशल टाइप के स्क्रीन गार्ड लगाते हैं और उस स्क्रीन गार्ड में स्पेशलिटी क्या होती है कि उससे उस स्क्रीन गार्ड में फिंगरप्रिंट के निशान नहीं पड़ते। अब आपको ये पता होगा लेकिन आपको इसका कंसेप्ट नहीं पता। भाई ऐसा है कि ये जो ऑयल होता है हमारे हाथ में, इसी से जो है स्क्रीन गार्ड के ऊपर निशान पड़ सकते हैं। और अगर हम स्क्रीन गार्ड के कांच का मटेरियल ऐसा ले लें कि वो ऑयल को चिपकने ही नहीं देता, तो फिर स्क्रीन गार्ड के ऊपर जो है आपको निशान नज़र नहीं आएंगे। द सेम वे अगर आप डिटर्जेंट की बात करें तो डिटर्जेंट में जो है क्या होता है, डिटर्जेंट में दो हिस्से होते हैं। मान लेते हैं ये ऊपर वाला हिस्सा और ये नीचे वाला हिस्सा। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का है। हाइड्रोफिलिक नेचर का मतलब ये है, हाइड्रो मतलब पानी, फिलिक मतलब कि उसके तरफ अट्रैक्ट होने वाला। तो अब ये वाला हिस्सा क्या होता है, जाके पानी के साथ में जुड़ जाता है। और ये जो दूसरा वाला हिस्सा है वो हाइड्रोफोबिक होता है। तो ये क्या होता है कि आपके कपड़े के अंदर की जो इम्प्योरिटीज़ हैं ये उसके साथ चिपक जाता है। तो एक तरफ हाइड्रोफिलिक जो पानी के साथ चिपक गया, एक तरफ हाइड्रोफोबिक जो कि इम्प्योरिटीज़ के साथ चिपक गया। और अब क्या होगा कि जब आप पानी से उस कपड़े को धोओगे तो वो पानी पूरी गंदगी अपने साथ समेट के ले जाएगा। सिमिलरली ये जो सल्फाइड ओर होते हैं ये हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर भर देते हैं बहुत सारा ऑयल। ये ऑयल क्या करेगा, ये फ्रॉथ बनाने में हेल्प करेगा, ये झाग बनाने में हेल्प करेगा। ये पानी के साथ में मिक्स नहीं होता है ऑयल। हम नारियल तेल ले लें, हम जो है तारपीन तेल ले लें, हम पेट्रोल ले लें, ये सारी चीज़ें पानी में मिक्स नहीं होती। अब आपने क्या किया, ये सल्फाइड इम्प्योरिटी वाले ओर को आपने पानी में घोल दिया और उसमें बहुत सारा तेल भी डाल दिया। अब उसको जैसे हम क्या करते हैं, दूध से मक्खन निकालते हैं ऐसा घुमा घुमा के मथनी से, उसी तरीके से आप क्या करते हैं, यहाँ पाइप डालते हैं और पाइप से अंदर बबल छोड़ते हैं। जब आप पाइप से अंदर बबल छोड़ रहे होते हैं तो ऊपर क्या बनेगा भैया, झाग। और ये झाग में जो है क्या होगा, सल्फाइड ओर जो कि वाटर के साथ में चिपक नहीं सकता, वो ऑयल के साथ में चिपक के ऊपर झाग बन के तैरने लगेगा। और सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ जो वाटर सॉल्युबल हैं वो नीचे पानी में बैठ जाएंगी। और अब आप क्या करेंगे, जैसे मक्खन निकालते हैं वैसे झाग निकालेंगे और फिर उसको आगे प्रोसेस में ले लेंगे। अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ ये है कि हम केमिकल मेथड के बारे में बात कर रहे हैं। ये आपको गोल्ड दिख रहा है। अब यहाँ पर गोल्ड है और ये गोल्ड किसके साथ में कंबाइंड है भाई, इस गोल्ड में जो है हम इसको ऐसे मतलब केमिकल के साथ में मिला देंगे कि वो गोल्ड उसके अंदर डिसॉल्व हो सकता है। तो मान लीजिए कि मैं इस अंगूठी में या किसी गोल्ड के ऑर्नामेंट में उसमें अगर कोई इम्प्योरिटी घुली हुई है एंड आई वांट टू चेक, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक ऐसा सॉल्यूशन लूँगा जिसमें कॉपर नहीं घुलता लेकिन गोल्ड घुल सकता है। ऐसी कंडीशन में जब मैं उसमें अपना गोल्ड ऑर्नामेंट डालूंगा तो क्या होगा कि गोल्ड घुल जाएगा और वो सॉल्यूशन बना लेगा मेरे इस केमिकल के साथ में, और जो कॉपर या दूसरी इम्प्योरिटी है वो नीचे बैठ जाएगी। तो इससे ये हो सकता है कि आई कैन एक्सट्रैक्ट माई गोल्ड ईजिली। अब ये बहुत सारे एक्सपेंसिव मेटल के साथ में हम यूज़ करें तो लॉजिकल है। और अगर आप सोचोगे कि भाई आयरन को ऐसे केमिकल मेथड में डिसॉल्व करके, तो फिर तो हो गया काम। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये केमिकल मेथड जो है वो डेलिकेट मेटल्स या एक्सपेंसिव मेटल्स के साथ में फीजिबल है। वैसे काम हम ऐसा सारे मेटल्स के साथ में लगभग कर ही पाते हैं। अब आगे की बात करते हैं। ये डिसोल्यूशन हो गया। हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देख ली, हम लोगों ने पहले ओर को खोदा, पहले माइनिंग की, माइनिंग से ओर निकाला, उसके बाद में ओर की क्रशिंग कर ली, क्रशिंग करने के बाद में उससे इम्प्योरिटी हटाने के बाद में, हटाने के लिए हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन कर लिया। और कॉन्सेंट्रेशन करने के बाद में अब अगला जो हमारा स्टेप है ये क्या है, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड्स। अब क्वेश्चन ये है कि ऑक्साइड क्यों, हम उसको मेटल, हमको तो मेटल चाहिए था तो हम ऑक्साइड क्यों खोज रहे हैं। आंसर है कि अभी भी जब आपने कॉन्सेंट्रेशन कर लिया मेटल का, अभी भी वो पूरी तरीके से फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़ नहीं है, उसमें अभी भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ इन्वॉल्व हैं, प्रेजेंट हैं। लेकिन अगर हम
अब इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे तो हमको ऑक्साइड के अलावा बाकी सारे दूसरे फॉर्म के जो है इम्प्योरिटीज से छुटकारा मिल जाएगा। पहली बात यह है, मान लेते हैं कि आपके पास में चावल में कंकड़ है, या मान लीजिए आपके शक्कर में चावल गिर गया, तो अब आप अगर शक्कर पानी में घोल देंगे तो चावल अपने आप निकल जाएगा, दूर हो जाएगा। तो इसी तरीके से अब जब आप कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड कर रहे हैं तो इसके ऑक्साइड के अलावा बाकी जितने फॉर्म की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, एक तो वो बाहर निकल जाएंगी, और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि एक बार हमको मेटल का ऑक्साइड निकल गया, मिल गया, तो हम मेटल ऑक्साइड से प्योर मेटल बनाना बहुत ज़्यादा अच्छे से सीख चुके हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मेटल का ऑक्साइड बनाएंगे। यहाँ पर जो है दो तरीके जो आपकी बुक में मेंशन्ड हैं वो क्या है, पहला कैल्सिनेशन है और दूसरा है रोस्टिंग। अब ये रोस्टिंग मतलब एक दूसरे का मजाक उड़ाने के लिए जो यूट्यूब में करते हैं वो वाली रोस्टिंग नहीं है। कैल्सिनेशन का मतलब होता है जैसे कार्बोनेट ओर है, ये इनको जो है, अब ये दोनों प्रोसेस में क्या है कॉमन चीज़ें, दोनों के दोनों प्रोसेस में हम बहुत सारा फायर यूज़ करते हैं, बहुत सारी आग यूज़ करते हैं। इन ओर्स को, जो अब कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स हैं, इनको हम गर्म करते हैं, ठीक है। और इसमें अब प्रोसेस क्या है कि एक जगह जब हम कैल्सिनेशन कर रहे हैं वहाँ पर हमको अलग से ऑक्सीजन देने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम ऐसे मिनरल्स यूज़ कर रहे हैं या ऐसे ओर्स यूज़ कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन बहुत सारा प्रेजेंट है। लेकिन रोस्टिंग हम ऐसे जो है मतलब मेटल्स की करने वाले हैं, ऐसे ओर्स की करने वाले हैं जहां पर ऑक्सीजन थोड़ी कम है। सल्फाइड में जनरली ऑक्सीजन है नहीं, वो तो सल्फर के साथ में कंपाउंड बना के बैठा है। अब हम क्या करेंगे, उसको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन डालेंगे, ऑक्सीजन डालने के बाद में उसको गर्म करेंगे, और इससे क्या होगा कि भाई ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन से बनता क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल में आपने पढ़ा क्या है, ऑक्सीजन के वो जो है हीट भी दे रहे हो, ऑक्सीजन भी दे रहे हो, तो ऑक्साइड तो बनना ही है। वही चीज़ें होने वाली हैं। कैसे होती हैं ये देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे भाई, कैल्सिनेशन किसका करना है, कार्बोनेट कंपाउंड का। और इसमें क्या है, कार्बन, यहाँ देखो कैल्शियम कार्बोनेट, पहले से बहुत सारी ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रही है, तो इसको जो है कुछ नहीं किया, हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको हीट कर दे दिया। अब ये हीट देने के बाद में कैल्शियम ऑक्साइड निकल गया और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। अगर आपको काम है कार्बन डाइऑक्साइड से तो आप इकट्ठा कर लेंगे और उसको अगर बेच सकते हैं तो बेच देंगे। कोका कोला बनाने वाला कार्बन डाइऑक्साइड तो खोजेगा ही ना भाई, कार्बोनेटेड ड्रिंक बोलते हैं ना कोका कोला को। तो अगर उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, आप इसको बोतल में भर के उनको दे दो। और कैल्शियम ऑक्साइड जो है अब हमारा मेटल ऑक्साइड है, इस मेटल ऑक्साइड से हम कैल्शियम निकाल लेंगे। तो ठीक है, यहां पर हमको क्या बाहर से ऑक्सीजन देना पड़ता है, नहीं। तो यहां भले मैंने लिख दिया है हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन, लेकिन करेक्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए कि वी डोंट नीड टू सप्लाई ऑक्सीजन एक्सटर्नली। ठीक है, अब अगली चीज क्या है भाई, रोस्टिंग भी देख लेते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाने वाला रोस्टिंग नहीं। तो यहाँ क्या है, सल्फाइड ओर्स जनरली क्या होते हैं, सल्फाइड जितने भी ओर्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन नहीं है, उसी की बजाय जो है सल्फर के साथ में कनेक्ट होके बैठा है मेटल। तो अब ये कनेक्शन तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन डालेंगे। अब क्या ये ऑक्सीजन हम ऐसे करके डाल देंगे क्या, हमारे पास बोरी में बहुत सारे जो है नमक जैसे जो है पैकेट्स में पड़ा हुआ है ऑक्सीजन, हम उसको जो है मेटल में डाल दिए, ऐसा क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ करेंगे, हम ऐसी चीज़ें डालेंगे जो हीट करने पे बहुत सारा ऑक्सीजन छोड़ती हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब आपका काम क्या है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को ये बताएंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको कितने सारे पता हैं। कुछ तो आपकी बुक में दिए हुए हैं, अदर देन दैट यू कैन गेट टू नो अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड आई विल रिप्लाई कि आप कितने सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सही बता पाए, कम से कम अपनी बुक का बताइए। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के हम लोगों ने क्या किया, हीट किया। हीट बनाने के लिए यहाँ पर ऐसा ट्रायंगल बना देते हैं, तो उसका मतलब होता है कि हम लोगों ने बहुत सारा हीट दे दिया। अब क्या होगा कि जिंक और सल्फर का जो कनेक्शन था, इनकी जो दोस्ती थी वो टूट जाएगी और जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो गैस बन के निकल जाएगी, सल्फर के दूसरे भी कंपाउंड बन सकते हैं, उससे हमको मतलब नहीं है, अनलेस कि इसका कुछ हमारे पास में सही मतलब मीनिंगफुल यूज़ हो तो हम उसको स्टोर कर सकते हैं। यहाँ क्या हम लोगों ने एक्सटर्नल ऑक्सीजन दिया, बिल्कुल दिया। कैसे दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के थ्रू दिया। अब आगे बढ़ेंगे, तो चलिए अगली बात क्या है, अब हो गया हमारा ऑक्सीडेशन कंप्लीट।
और ऑक्सीडेशन कंप्लीट के बाद में हमारे पास में आया क्या, मेटल ऑक्साइड। अब इस मेटल ऑक्साइड को क्या आप कन्वर्ट कर सकते हो वापस से मेटल में? बिल्कुल। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस में जो है ये पहले वाले चैप्टर में ही पढ़ा है भाई, कि ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है। जब हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे किसी एलिमेंट के साथ में तो उस एलिमेंट का ऑक्सीडाइजेशन हो गया, अगर हम ऑक्सीजन रिमूव कर देंगे तो रिडक्शन हो गया। अगर हम लोगों ने किसी मेटल से या किसी भी कंपाउंड से हाइड्रोजन निकाल लिया तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अगर हम लोगों ने हाइड्रोजन डाल दिया तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ये सारी चीज़ें जो है हम वहाँ पर अलग से डिस्कस करेंगे पहला चैप्टर का रिवीजन करने के समय। लेकिन अभी क्या बात है, अभी हम रिडक्शन कर रहे हैं। रिडक्शन के मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं देख लीजिए। सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे कि ये जो ऑक्साइड है उसको जो है मेटल में कन्वर्ट करने के लिए हम रिडक्शन यूज़ करते हैं। अब रिडक्शन, पहले तो ऑक्सीजन डालना था तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ किए थे जो ऑक्सीजन देते हैं। अब हम जो है ऑक्सीजन निकालना चाहते हैं, तो अब हम ऑक्सीजन निकालना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे। ऐसी चीज़ें जो छीन के आपसे आपके जेब से निकाल के ऑक्सीजन ले जाएं वो रिड्यूसिंग एजेंट हैं। कौन कौन से हैं भाई, जैसे कि कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कोक, क्योंकि प्योर भाई ये कोक जो है ना वो कोयले का और रिफाइंड वाला फॉर्म होता है। कोयले को इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ एयर बहुत गर्म करते हैं और उसका कॉन्सेंट्रेशन कार्बन का बढ़ जाता है तो वो कोक बन जाता है, ठीक है। उसके बाद में हाइड्रोजन है, इससे भी अमोनिया है। ये सारे के सारे वो एजेंट हैं जो आपकी जेब से क्या निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। तो इनको हम यूज़ करेंगे किसके लिए, रिडक्शन के लिए। अब कैसे यूज़ करेंगे आइए देख लेते हैं भैया। सबसे पहले देखो यहाँ ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये है रिएक्टिव मेटल्स की सीरीज है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर शेप्ड गोल्ड। ये याद रखने के लिए, याद किसको रखना है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन। अब देखो इसके ऊपर जितने भी हैं, ये कार्बन के ऊपर जितने भी हैं, इनको आप कार्बन से रिड्यूस नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि कार्बन तो इनसे कम रिएक्टिव है। तो ये कार्बन को अपना ऑक्सीजन देने के बजाय कार्बन का भी छीन के रख लेंगे। तो आप अगर जो है सोचोगे कि पोटेशियम को अगर मैं जो है कार्बन के प्रेजेंस में जो है गर्म कर दूंगा तो उसमें से ऑक्सीजन निकल के कार्बन के पास आ जाएगा, नहीं भैया, उल्टा है। अगर कार्बन के पास गलती से ऑक्सीजन रहा तो पोटेशियम उससे भी छीन लेगा। तो इस लिस्ट के ऊपर जितना भी है उसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते कार्बन के थ्रू। लेकिन जिंक हो गया, आयरन हो गया, टिन हो गया, लेड हो गया, इन सब को आप क्या कर सकते हो, आप कार्बन के थ्रू रिड्यूस कर सकते हो। यहां पर भी ये जो लेड है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है यहाँ जिंक की बात करोगे तो जिंक जो है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू लेड, तो ऐसी कंडीशन में जिंक जो है वो क्या करेगा, वो कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस नहीं होने वाला, उसको प्योर कार्बन चाहिए, उसको कोक चाहिए, तब जाके वो रिड्यूस होगा। समझ में आई बात। उसी तरीके से यहाँ ये जो हाइड्रोजन वाला बैरियर है, तो ये हाइड्रोजन जो है अपने से नीचे जो कम रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको आसानी से क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। तो ये हमको समझ में आ गया। अब हम रिडक्शन के लिए क्या करेंगे, अब हम रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट मिलाएंगे और वो जो पहले हम लोगों ने ऑक्सीजन के साथ में जो है गर्म किया हुआ था ना, उसी में यहाँ देखो कॉपर हो गया, लेड हो गया, आयरन हो गया, इनको सबको क्या करेंगे, इनको तो हम जो है कोक डाल देंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड डाल देंगे, हाइड्रोजन गैस डाल देंगे और इनके प्रेजेंस में जो है इनको गर्म करेंगे और ये रिड्यूस हो जाएंगे, अपना ऑक्सीजन इनको दे देंगे। तो इस तरीके के रिएक्शंस जो है हमको देखने के लिए मिलेंगे। मैं आज, चूंकि आज पहली वीडियो है, तो मैं आपके इस दिमाग में रिएक्शंस का बर्डन नहीं डाल रहा हूँ। आई एम सेविंग दिस फॉर लेटर टाइम, ठीक है। तो तब तक हम लोग ये सारी चीज़ें देख लेते हैं एंड देन वी विल ऑल्सो लर्न अलॉन्ग विद द रिएक्शन। लेकिन इस चैप्टर के जो भी रिएक्शंस हैं इनकी आपको PDF मिलेगी। और कहाँ मिलेगी भाई, आप फोटोन के नाम से, ये हमारा लोगो दिखाई दे रहा है आपको, फोटोन, और आप जिस चैनल में हैं उसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ से या फिर आप ज्ञानदा IAS, ये जो हमारा जो स्कूल एजुकेयर जो प्रोग्राम चलता है, यहाँ पर से आप इसके PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगली चीज़ क्या है, यहाँ पर अब जो है कुछ नोबल गैसेस, नोबल मेटल्स हैं, सिल्वर है, गोल्ड है
और मर्क्यूरी है। सिल्वर गोल्ड पहनते क्यों हैं, आप कभी सोचे हो? भाई आपने कान के अंदर छेद करके लोहे की बाली क्यों नहीं पहनी है? आप जो है लोहे की अंगूठी क्यों नहीं पहनते? आप देखे होंगे कि अगर आपने ब्रॉन्ज या कॉपर जैसे जो है मेटल्स जो है बॉडी में पहन लिए तो कई लोगों के निशान पड़ जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो हमारी बॉडी के मॉइस्चर और टेम्परेचर के थ्रू भी रिएक्शन कर लेते हैं एटमॉस्फेयर से। एंड ये हैं जो किसी के साथ में कभी रिएक्शन नहीं करते हैं, इनको मतलब ही नहीं है। ये जो रिएक्शन वाली रिएक्टिविटी वाली जो सीरीज़ है उसमें सबसे नीचे खड़े हैं। और इनको रिड्यूस करने के लिए, भाई ऑक्सीडेशन हो गया इनका, अब इनको रिड्यूस करना है तो इनको रिड्यूस करने के लिए कोई रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं, बस इनको गर्म कर दो, ये रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, आगे की बात क्या है? आगे की बात ये है कि इसके अलावा पोटेशियम, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सारे मेटल हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, बिल्कुल नेता टाइप के लोग हैं। और ये क्या करते हैं? ये छोटे मोटे लोगों से मानने वाले नहीं हैं। इनका जो है ऑक्सीजन के साथ में दोस्ती तोड़ने के लिए आपको रिश्वत बहुत बड़ी देनी पड़ेगी। आप लाख रुपए ऑफर करोगे तो ये अपने दोस्त के साथ में गद्दारी नहीं करने वाले। इनका दोस्त कौन? ऑक्सीजन। तो इनको करोड़ रुपया ऑफर करना पड़ता है, और वो करोड़ रुपया ऑफर जो है कार्बन हाइड्रोजन के बस की बात नहीं है। तो आप जो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है इनका ऑक्सीजन के साथ में दोस्ती तोड़ने का, उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप यूज करोगे इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये इलेक्ट्रोलाइसिस, यहां पर जो है जो इलेक्ट्रोलाइसिस है उसका प्रोसेस क्या है, चलिए आइए देखते हैं। देखो यहां पर एक इलेक्ट्रोलाइसिस जनरल मेथड बता रहा हूँ। यहाँ पर कॉपर है, कॉपर जो है अब हमको क्या करना है भाई? कॉपर को प्यूरिफाई करना है, क्योंकि इसके बाद में रिफाइनिंग वाला प्रोसेस भी आता है। तो ये रिफाइनिंग वाला जो प्रोसेस है यहाँ पर क्या करते हैं कि भाई अभी तक जो है आपने इससे पहले जितने भी मेथड लगाए, कौन कौन से मेथड लगाए? आपने माइनिंग की, फिर आपने क्रशिंग किया, क्रशिंग करने के बाद में आपने कॉन्सेंट्रेशन किया, कॉन्सेंट्रेशन करने के बाद में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ कम हो गई, लेकिन फिर भी इम्प्योरिटीज़ थी, इसलिए आप लोगों ने उसका ऑक्सीडेशन कर दिया। ऑक्सीडेशन करने से आपको मेटल ऑक्साइड मिला। मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हटाने के लिए आपने रिडक्शन भी कर दिया। अब रिडक्शन के बाद में आपको जो मेटल मिला है वो बहुत ज़्यादा प्योर तो है, लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल एक्सपर्ट प्योर नहीं है। मतलब अभी तक रिफाइनिंग के प्रोसेस तक आपको 22 कैरेट गोल्ड मिल गया है, लेकिन अब व्हाट डू यू वांट? 24 कैरेट गोल्ड। और ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? अब उसको रिफाइन करेंगे। रिफाइन करने का प्रोसेस क्या है? यहाँ देखिए, ये जो है एक कॉपर का जो है रिफाइनिंग प्रोसेस है। इसमें आपने क्या किया? एक साइड में आपने प्योर कॉपर की रॉड ले ली, दूसरे साइड में आपने इम्प्योर कॉपर की रॉड ले ली। अब ये इम्प्योर कॉपर की रॉड मतलब ये रिफाइनिंग के बाद मिला हुआ कॉपर है, इसको आप लोगों ने यहाँ डाल दिया। और ये जो सॉल्यूशन आपको नजर आ रहा है वो ऐसा सॉल्यूशन है जो कॉपर के ही किसी सॉल्ट का सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे भाई? यहाँ पर हम लोगों ने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में एक साइड प्योर कॉपर रॉड, एक साइड इम्प्योर कॉपर रॉड, और यहाँ जो है पॉजिटिव प्लेट। भाई बैटरी बाहर से आप लोगों ने लगाई है, कहाँ से? ये देखो, बड़ा वाला जो डंडा होता है ये मतलब पॉजिटिव, छोटा वाला जो डंडा होता है ये मतलब नेगेटिव। अब बड़ा वाला डंडा में आप लोगों ने क्या किया? पॉजिटिव प्लेट, वो बड़ा वाला डंडा, उसको कहाँ लगा दिया? एनोड, उसको उसी को एनोड बोलते हैं। और वहाँ पर क्या होने वाला है? ऑक्सीडेशन होने वाला है। मतलब ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन का जो है मतलब फंडा क्या है भाई? अगर आप जो है उसको जो पॉजिटिव फॉर्म में रखे तो अब जो है वो क्योंकि पॉजिटिवली कनेक्टेड है तो वहाँ पर कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्शन क्या होगा कि वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के और फिर जो है पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, वहाँ से वो जो है सॉल्यूशन में चला जाएगा। तो यहाँ देखो कॉपर है, और कॉपर ने क्या किया भाई? कॉपर ने एनोड में जो है पॉजिटिव चार्ज डाल दिया, तो यहाँ पर कॉपर 2+ हो गया और उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब ये क्या करेगा? ये जो है इम्प्योर कॉपर जो है वो सॉल्यूशन में जंप कर जाएगा। किसका सॉल्यूशन? कॉपर सल्फेट है, कॉपर का ही सॉल्यूशन है, उसमें कॉपर के सॉल्ट का। अब वहाँ जंप करने के बाद में क्या होगा कि भाई उसके पास में तो अभी क्या है? 2 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो पॉजिटिव वाला किससे अट्रैक्ट होता है? नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होता है। तो नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्ट होने के लिए दूसरे साइड के कॉपर वाले रॉड में, जहां पर हम लोगों ने क्या कर रखा है? प्योर कॉपर रखा हुआ है, उस वाले रॉड में हम लोगों ने नेगेटिव वाला चार्ज लगा दिया। अब नेगेटिव वाला चार्ज देख के ये जो कॉपर सल्फेट के अंदर हम लोगों ने एक्स्ट्रा 2
ये कॉपर 2+ ये जो हम लोगों ने देखा, ये कूद के किधर जाएगा, ये जाएगा हमारे प्योर रॉड के पास में। और जैसे ही वो प्योर रॉड से चिपकेगा तो उसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होने के कारण 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे और वो वहाँ जाके फ्यूज हो जाएगा। तो अब ये प्रोसेस चलता जाएगा, हर बार एक कॉपर जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव रॉड वाले एनोड से निकलेगा, अपना ऑक्सीडेशन करेगा और ऑक्सीडेशन करके जो है वो क्या करेगा, वो सॉल्ट में मतलब यह सॉल्यूशन में जंप कर जाएगा। और सॉल्यूशन में जैसे ही वो जंप करेगा तो अब वो धीरे धीरे रॉड छोटी होती जाएगी जिसे हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके रखा है। और यहाँ जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड वाली रॉड है वहाँ पर प्योर कॉपर आ करके जुड़ता जाएगा। और इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि अब हमको 24 कैरेट गोल्ड मिल गया, पहले 22 कैरेट गोल्ड था। और सारी इम्प्योरिटीज़ कहाँ जाएंगी, सारी इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो सॉल्यूशन में नीचे प्रेसिपिटेट बनकर जमती जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। आगे जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या हो रहा है। यहाँ देखो कि इम्प्योर कॉपर जो है धीरे धीरे पहले वैसा था और अब धीरे धीरे वो रिड्यूस होते होते सारी इम्प्योरिटीज़ यहाँ नीचे जम गई और ये पहले दुबला पतला बेचारा बच्चा और अब नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होते ही प्योर कॉपर मोटा होते जा रहा है। तो ये रिफाइनिंग प्रोसेस हो गया। और अब जो है हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक माइन से निकल के हमारे हाथ तक प्योर मेटल कैसे पहुंचता है। इसी तरीके से अभी आपके जो सिलेबस में बहुत सारे चैप्टर्स हैं उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते चलेंगे। द कंडीशन इज़, अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करो, थोड़ा हमको भी हेल्प करो, ठीक है। तो हम लोग जो है क्या करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, वहाँ पर हम और भी ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को पकड़ेंगे, आपके एग्ज़ाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे और मिलते हैं। चलिए, धन्यवाद।